अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फोर्थ डे। आज हम रिवीजन करेंगे जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं और उन चीज़ों पे ज़्यादातर फोकस करेंगे जिनकी कुछ बच्चों को कॉन्सेप्चुअली कुछ क्लियरेंस नहीं हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डे 4 का फोल्डर वीएस कोड के अंदर ड्रैग करेंगे। डे 4 के फोल्डर के अंदर करंटली मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है। यहाँ पे वीएस कोड के थ्रू मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा index.html, और मैं जिस तरह ही क्रिएट करूँगा तो मेरे पास फोल्डर के अंदर भी एक फाइल आ जाएगी। ओके, मेनली हमने डिस्कस करना है कि ए टैग क्या होता है, इसको आप लिंक टैग भी कहते हो और एंकर टैग भी कहते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि डिव्स क्या होते हैं और इनका मेनली काम क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्लासेस को आप कैसे यूज कर सकते हैं और क्लासेस का मेन मकसद क्या है। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि HTML को आप कंपोनेंट्स के माइंडसेट के साथ कैसे लिख सकते हैं। सो राइटिंग HTML with components mindset। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि एंकर टैग क्या होता है। एंकर टैग आप तब यूज करते हैं जब आपने अपनी वेबसाइट से किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाना होता है, किसी बाहर की वेबसाइट पे जाना होता है सिर्फ एक क्लिक पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे किसी एक बटन पे क्लिक किया जाए और आप google.com पे चले जाएं, तो आप एंकर टैग का यूज करेंगे। सिमिलरली, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर एक से ज़्यादा पेजेस हैं, आपकी वेबसाइट पे अगर एक होम पेज है और एक कॉन्टैक्ट पेज है, अगर आप चाहते हैं कि होम पेज पे किसी एक बटन पे क्लिक करने से आप कॉन्टैक्ट अस के पेज पे चले जाएं, तब भी आप एंकर टैग का ही यूज़ करेंगे। एंकर टैग को आप लिंक टैग भी कहते हैं, और इसको लिंक टैग आप इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपके ही वेबसाइट के दो पेजेस को ये आपस में लिंक करता है। आप एंकर टैग के जरिए एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जा सकते हैं। अब एंकर टैग लिखते किस तरह है, आप सिंपली ए टैग का यूज करते हैं और इस href एट्रीब्यूट के अंदर आप एड्रेस देते हैं किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का या फिर अपने ही वेबसाइट के किसी पेज का। अब फॉर एग्जांपल, अगर मुझे google.com पे जाना है तो मैं यहाँ से गूगल का एड्रेस कॉपी करूंगा https://google.com। मैं यहाँ पे ये पेस्ट करूंगा और अपने बटन का नाम मैं रखूंगा गो टू गूगल। अब इस एग्जैक्ट बटन या लिंक पे अगर क्लिक होगा तो google.com पे मैं अपनी वेबसाइट से चले जाऊंगा। अब अगर आकर मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो हमारे पास एक बटन है गो टू गूगल। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो google.com की वेबसाइट ओपन हो गई है। ओके, सिमिलरली अगर मैं चाहता हूं कि मेरे क्लिक से न्यू टैब के अंदर गूगल की वेबसाइट ओपन हो तो मैं यहाँ पे एक टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करूंगा और उसकी वैल्यू ब्लैंक सेट करूंगा। ये बस ये मेक श्योर करेगा कि आपके एक क्लिक पे न्यू टैब पे वेबसाइट ओपन होगी। तो अब अगर मैं google.com गो टू गूगल बटन पे क्लिक करता हूं तो न्यू टैब पे गूगल की वेबसाइट ओपन होगी। राइट, अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक से ज्यादा पेजेस हैं आपकी वेबसाइट पे तो क्या होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे डेस्कटॉप पे जो फोल्डर मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर हमारे पास एक index.html की फाइल है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो index.html की फाइल है, हमारे फोल्डर में भी index.html की फाइल है। अगर मुझे मेरी वेबसाइट पे एक से ज़्यादा पेजेस चाहिए तो ऑब्वियसली मेरे पास फाइल्स भी ज़्यादा होंगी। मेरे पास अभी सिर्फ एक होम पेज है, अगर मुझे रजिस्टर के पेज पे जाना है तो मेरे पास रजिस्टर का पेज होना लाजिम है। तो मैं पहले रजिस्टर का पेज बनाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा register.html। अब मेरे पास एक register.html का भी डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे भी फोल्डर में हमारे पास वो डॉक्यूमेंट बन गया। यहाँ पे सिंपली मैं एक h2 की हेडिंग लिख रहा हूँ और इसमें मैं लिख रहा हूँ कि ये हमारा रजिस्टर पेज है। अब मैं एंकर टैग का हमने अभी ये देखना है कि हम कैसे यूज कर सकते हैं कि हम index.html पे एक क्लिक पे register.html के पेज पे पहुंच जाए। करना क्या है, हमने यहाँ पे अपने होम पेज पे एक एंकर टैग बनाना है। href में अब हमने अपने register.html जो फाइल है इसका एड्रेस देना है। इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस इसका बेसिकली नाम है। इसका नाम क्या है, register.html, और बटन का नेम हम देंगे गो टू रजिस्टर पेज।
अब अगर आके हम यहाँ पे रीलोड करते हैं, हमारे पास दूसरा बटन भी है, गो टू रजिस्टर पेज। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इंडेक्स से हमें register.html के पेज पे जाना चाहिए। जैसे क्लिक करते हैं हमारे पास register.html का पेज ओपन हो जाता है जहां पे लिखा होगा है रजिस्टर पेज। अब इसके अंदर अगर मैं कोई चीज़ ऐड करता हूँ मेक श्योर करने के लिए कि ये यही पेज है, मैं यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट दे देता हूँ, तो ये वही पेज है जो मेरा register.html है। सिमिलरली अब हम यहाँ पे एक और बटन बनाते हैं, लिंक बटन, जो कि वापस index.html वाली फाइल पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से हम a टैग का ही यूज करेंगे और यहाँ पे अब हम देंगे index.html का नाम, क्योंकि मुझे इस पेज पे जाना है। और बटन का नाम क्या लिखेंगे, गो टू होम। अब जैसे ही गो टू होम पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं वापस index.html की फाइल पे आ गया हूँ। जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो मैं register.html की फाइल पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखी हैं। एंकर टैग का यूज़ कब होगा, एक तो जब आपको अपनी वेबसाइट से किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाना है, सेकंड अगर तो आपको अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे जाना है। जिस तरह हम यहाँ पे होम पेज से register.html के पेज पे गए और रजिस्टर के पेज से वापस होम पेज पे आए, तो यहाँ पे भी आपने ए टैग का ही यूज़ किया। आई होप आपको अब ये प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि div टैग्स क्या है। div टैग बेसिकली एक सिंपल कंटेनर की तरह काम करता है। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर इज जस्ट एन एम्प्टी बॉक्स, एक खाली डब्बा है जिसके अंदर आप दूसरे HTML एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। अब हमने क्या बात की कि div एक खाली बॉक्स है और इस खाली बॉक्स के अंदर आप डिफरेंट HTML एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, राइट। तो एक खाली बॉक्स था div, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक h2 को ऐड कर दिया, एक p टैग को ऐड कर दिया और एक span टैग को ऐड कर दिया। अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखते हैं। हमने ये सिंपल टेक्स्ट लिखना है, हमें कहा दिया गया है एक पोस्ट टेक्स्ट, वो कह रहा है कि h2 के अंदर आपने ये टेक्स्ट लिखना है, एक p टैग और span टैग का यूज़ करके आपने ये वाला टेक्स्ट लिखना है और पैराग्राफ टैग का यूज़ करके आपने ये वाला टेक्स्ट लिखना है। अब ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया। h2 के अंदर हमने लिखा हाउ टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल वेब ऐप इन 2025। फिर p टैग के अंदर हमने ये वाला लिखा और ऑथर को और डेट को मैं इन फ्यूचर चाहता हूँ कि मैं एडिट करूँ, तो इन स्पेसिफिक सिंगल टेक्स्ट जो पैराग्राफ के अंदर है उसके लिए मैंने स्पैन टैग का यूज़ कर लिया। सिमिलरली लास्ट वाला जो टेक्स्ट है उसको भी हमने पैराग्राफ टैग के अंदर लिख लिया। अब हमने क्या कहा था, हमारे पास कुछ HTML एलिमेंट्स होते हैं जो एक कॉमन सेंस बना रहे हैं। अब ये तीन चीज़ें क्या क्या किस बारे में है, ये एक चीज़ के बारे में है जो कि एक पोस्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक बॉक्स के अंदर डाल देंगे जो कि एक div है। तो यहाँ पे हम एक div बनाएंगे और इस सारे कंटेंट को उस div के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे div क्या एक्ट कर रहा है, div यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ कंटेनर। किनका कंटेनर, एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर सारी पोस्ट का डेटा है। अब यहीं से हम बात कर लेते हैं कि क्लासेस क्या होती हैं। क्लासेस का डिव्स के साथ या किसी भी ऐसी चीज़ के साथ कोई काम मतलब नहीं। क्लासेस का सिर्फ काम ये है कि वो HTML के एलिमेंट्स को नेम करती हैं। div भी यहाँ पे HTML एलिमेंट है, h2 भी यहाँ पे HTML एलिमेंट है, p भी HTML एलिमेंट है और ये वाला p भी HTML एलिमेंट है। तो क्लास से आप किसी भी अपने HTML एलिमेंट को नाम दे सकते हो। नाम कैसे दोगे, यहाँ पे आप सिंपल लिखोगे क्लास। अब ये हमारा कौन सा बेसिकली बॉक्स है, ये किस बारे में है, ये हमारा पोस्ट बॉक्स है, तो मैं सिंपल पोस्ट लिखूंगा। अब ये h2 किस बारे में है, ये पोस्ट की हेडिंग है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये पोस्ट की हेडिंग है। सिमिलरली इस टैग के अंदर क्या लिखूंगा कि ये ऑथर का डेटा है, ऑथर। लास्टली ये क्या है, हमारा पोस्ट का डेटा है या पोस्ट का टेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैं क्लास दे दूंगा कि ये मेरा पोस्ट का डेटा है। ठीक है, तो क्लास का काम क्या है, यूज्ड टू नेम योर HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट आपका कोई भी होगा, आप क्लास से उसको नेम देंगे सिर्फ,
वो div भी HTML एलिमेंट है, h2 भी HTML एलिमेंट है, आपका p भी HTML एलिमेंट है, span भी है, ठीक है। तो div का काम क्या है, दोबारा से जितना आपके पास कॉमन टेक्स्ट है जिसका कोई मतलब बन रहा है उसको आप एक बॉक्स के अंदर डाल दो जो कि div है। अब div यहाँ पे एज अ कंटेनर एक्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि ये एक पोस्ट है और उसके अंदर ये सारा पोस्ट का डेटा है, ओके। अब लास्टली हम बात करते हैं कि कंपोनेंट क्या है। अब जब भी आप एक div को एक से ज़्यादा बार यूज़ करोगे और उस div के अंदर सिमिलर सेम स्ट्रक्चर है, अब जिस तरह हम यहाँ पे देखते हैं, हमने जो चीज़ लिखी है, हमारे पास एक h2 है, एक p के अंदर चीज़ें हैं, कुछ दोबारा p के अंदर चीज़ें हैं, इसको हमने एक div के अंदर लिख लिया, ठीक है। अब इस div के अंदर स्ट्रक्चर क्या है, एक h2 है, p है और p है। दोबारा से ये वाला सेक्शन अगर आप देखते हो, इसको भी div के अंदर अगर आप रैप कर लें तो आप देखेंगे कि आपके पास h2 है, p है और दोबारा से ये चीज़ भी आप p टैग के अंदर ही लिखोगे। सिमिलर चीज़ इसके अंदर भी है, सिमिलर चीज़ इसके अंदर भी है, सिमिलर चीज़ इसके अंदर भी है। अब इन पांचों सेक्शंस का स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेम है। तो जब भी आपके पास एक से ज़्यादा divs होंगे जिनके अंदर जो HTML है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, तो आप मेंटली तौर पे उसको एक कंपोनेंट समझ के चलेंगे। कंपोनेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आपने लिखना है, ठीक है, लेकिन सिंपल। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसका नाम है पोस्ट, ठीक है। कंपोनेंट के को आप जब नेम करोगे ज़हनी तौर पे तो आपने सबसे आउटर div के अंदर उसका नेम लिखना है, आउटर HTML एलिमेंट पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसका नाम है पोस्ट। पोस्ट के अंदर कुछ हमारे पास डेटा है। सिमिलर हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक और पोस्ट कंपोनेंट है जिसके अंदर टेक्स्ट ये है, ऑथर ये है, उसका पोस्ट का डेटा ये है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है ना, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग को इसके अंदर पेस्ट कर देना है और यहाँ पे भी हम इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस p के अंदर, राइट। यहाँ पे हम स्पैन के अंदर ये ऑथर को डाल देंगे क्योंकि वो बोल्ड है। सिमिलरली हम इस डेट को भी स्पैन के अंदर डाल देंगे। अब लास्ट हमारे पास क्या रहेगा कि ये वाला टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमारे पास दो कंपोनेंट हैं जिनका नाम दोनों का पोस्ट है, दोनों के अंदर सेम स्ट्रक्चर है और उन सारे स्ट्रक्चर की क्लासेस का नाम भी सेम है। अब अगर मैं मान के चलता हूँ, मैं स्टाइलिंग करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो मेरा पोस्ट कंपोनेंट है जी उसकी विड्थ जो है वो 200 पिक्सल रख दो, ठीक है। इन फ्यूचर अगर CSS के अंदर मैं कहता हूँ मेरा जो पोस्ट कंपोनेंट है उसकी विड्थ 200 पिक्सल रख दो, इस क्या होगा इसका फ़ायदा। अब दोनों चीज़ों की, हमारे दोनों कंपोनेंट की विड्थ 200 पिक्सल हो जाएगी। इसकी वजह से फ़ायदा आपको क्या है कि आपकी स्टाइलिंग के अंदर कंसिस्टेंसी रहती है। सिमिलरली अगर मैं कहूँगा कि जो मेरे पोस्ट का डेटा है उसको आप 10 पिक्सल रखो, तो दोनों के दोनों कंपोनेंट्स के अंदर मेरे टेक्स्ट का डेटा 10 पिक्सल हो जाएगा। मैं एक दफ़ा स्टाइल कर रहा हूँ और वो हर कंपोनेंट के अंदर ऑटोमेटिकली स्टाइलिंग होती जा रही है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँगा कि जितने मेरे स्पैन हैं उनको बोल्ड कर दो, तो क्या होगा, अब मुझे हर कंपोनेंट को सिलेक्ट करके बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने स्पैन को कह दिया बोल्ड है। अब जितने भी स्पैन्स थे जो मैंने यूज़ किए हैं उस कंपोनेंट के अंदर वो सारे बोल्ड हो जाएंगे, मुझे सिर्फ एक दफ़ा लिखना पड़ेगा। तो कंपोनेंट्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगी, आपने सिर्फ जहन में रख के चलना है कि आपने चीज़ों को इस तरह लिखना है, ठीक है। कंपोनेंट क्या है, जब भी एक से ज़्यादा div यूज़ हो रहा होगा जिसके अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर है तो जहनी तौर में आप उसको कंपोनेंट का नाम दे देंगे। आई होप आपको अब कंपोनेंट समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से और आज की असाइनमेंट आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेंगे।
अब जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर वॉच नहीं किए वो काइंडली टाइम से सारा कुछ वॉच करें और रोज़ रोज़ अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें। अल्लाह हाफिज़।